बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाइयों, यस्टरडे मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था सिक्स कैनोनिकल बुक्स का। एक टॉपिक मैंने एंड किया था और दूसरा टॉपिक मैंने ये स्टार्ट किया था, सिक्स कैनोनिकल बुक्स वाला। और सिक्स कैनोनिकल बुक्स ऑफ हदीस के टॉपिक में मैंने ये आंसर क्राइटेरिया आपको करवाया था। मैंने कहा था इस आंसर क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो करेंगे तो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें नेम ऑफ द बुक एंड कंपाइलर, डेट ऑफ द बर्थ एंड डेथ, लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस हदीस। ठीक है, मेन फीचर्स जिसकी वजह से ये बुक दूसरी बुक से डिफरेंशिएटेड होती है, नंबर ऑफ द सेक्शंस एंड चैप्टर्स ऑफ हदीस। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दैट बुखारी शरीफ के ये पॉइंटर्स हमने डिस्कस कर लिए थे। मैंने ये भी बताया था कि इमाम बुखारी was amongst the most important, जो है वो हमने ये कहा था कि इमाम बुखारी was among the most important compilers of hadith। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बात मैंने ये भी बताई थी कि भाई ये पैरा वन हो गया हमारा, पैरा टू हो गया हमारा। पैरा वन हमारा इंट्रोडक्शन का था जो मैंने डिक्टेट करवाया था, अगर आपको याद हो। पैरा वन मैंने आप लोगों को डिक्टेट करवाया था। ठीक है, तो मुस्लिम पैरा थ्री हो जाएगा। पैरा वन मैंने आप लोगों को डिक्टेट करवाया था ना, अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन ऑफ सियासत वाला। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन के बाद देखना बेटा, यहाँ पर अब हम डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं सही अल मुस्लिम की। ठीक है, तो सही अल मुस्लिम ये क्या है ना, सही अल मुस्लिम, सही अल मुस्लिम का इंट्रोडक्शन पूरा हम पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है ना, इसको बाद में देखते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। सही अल मुस्लिम देखो, सबसे पहले इस बुक का नाम आ गया। ठीक है, बुक का नाम क्या है? अल मुस्नद अस्सहीह बिनक़्ल हदीस। ठीक है, यानी ये तो नाम आ गया। नकल वही होता है ना जो कॉपी करने को जो कहते हैं। तो क्योंकि आपको पता है हदीस की फील्ड में या किसी भी रिलीजियस फील्ड में कॉपी करना ज्यादा वैल्यूड होता है, अपनी तरफ से बनाओगे तो वैल्यूड नहीं होगा। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, तो कॉपी करना किसी भी रिलीजियस फील्ड में ज्यादा वैल्यूड होता है, अपनी तरफ से बनाना जो है वो वैल्यूड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बिनक़्ल हदीस इसलिए इसका नाम रखा। ये सेकंड मोस्ट ऑथेंटिक बुक है आफ्टर सही अल बुखारी। और बुखारी को तो कहा गया था अस्साहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। ठीक है, द बेस्ट बुक आफ्टर द बुक ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक आफ्टर द बुक ऑफ अल्लाह, सॉरी नॉट द बेस्ट वन। ठीक है, अच्छा, बाय मुस्लिम्स इब्ने हज्जाज, मुस्लिम इब्ने हज्जाज इसके कंपाइलर का नाम आ गया। ठीक है, अल नेशापुरी, नेशापुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट थिंग, 202 के अंदर बॉर्न हुए हैं, 206 के अंदर डाइड हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलोंग विद दैट इमाम बुखारी के वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। ठीक है, और इमाम मुस्लिम अपने हज्जाज अल निशापुरी, ठीक है, इमाम बुखारी की बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। ठीक है, देखो एक बात याद रखो कि ऑल्दो कि बुखारी का मुस्लिम से सिर्फ 8 इयर्स का डिफरेंस है, सिर्फ 8 साल का डिफरेंस है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कॉम्पिटिटर भी हैं। बट देखो ये ग्रेटनेस होती है रिलीजियस टीचिंग्स की कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को कोई जो है वो इसमें कोई ऐसी बात फील नहीं होती थी या हेजिटेट नहीं करते थे। ठीक है, कि यार मैं इमाम बुखारी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है? हालांकि कॉम्पिटिटर थे लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजों के अंदर स्टूडेंट बने। ठीक है, यहाँ तक के ऐसे कॉम्पिटिटर थे कि बहुत सारे टीचर्स इमाम बुखारी के और इमाम मुस्लिम के सेम थे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के बहुत से टीचर्स सेम रहे हैं भाई। ठीक है, तो सेम रहने के बावजूद भी जो है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कभी कंपटीशन का नहीं सोचा। ठीक है, बल्कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को वो टाइटल भी दिया था रईसुल मुहद्दिसीन का। ठीक है, मैं आपको उसका थोड़ा सा वाकया भी सुना दूं कि एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम मुस्लिम को ये पता लगा कि वो उनके सिटी के करीब से गुजर रहे हैं। ठीक है, सिटी के करीब से गुजर रहे हैं, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने स्टूडेंट्स के साथ सिटी से बाहर निकले
इमाम बुखारी को वेलकम किया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि अगर आप एक दिन हमारे साथ रुकें, ठीक है, हमारे सिटी में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके सिटी में रुके, ठीक है। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी को रात के वक्त उनके पांव दबाते हुए, आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 8 ईयर का डिफरेंस, और इस तरह के स्टूडेंट से पांव दबा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि लेट मी किस द फीट ऑफ रईसुल मुहद्दिसीन, यानी मास्टर ऑफ ऑल द कंपाइलर्स ऑफ हदीस, ठीक है। और वो टाइटल आज तक इमाम बुखारी का ऐसे ही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कंपैरिजन का कोई बंदा और वैसा नहीं आ सका। लेकिन बहरहाल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बावजूद एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होने के अपने इस टीचर इमाम बुखारी से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते, ठीक है, और उनको हमेशा अपना टीचर का ही दर्जा देते, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाए 43 बुक्स। मैं आपको एक और जबरदस्त बात बताऊं, इमाम मुस्लिम की बुक खुद बहुत मशहूर हुई और इमाम बुखारी के बाद इन्होंने लिखी, लेकिन इन्होंने देखा ना कि इमाम बुखारी की बुक वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग है ना, ठीक है, हदीस के मैटर में, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव थिंग जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी, वो ये थी कि इमाम बुखारी ने जो चैप्टर्स के नेम रखे थे ना, वो आउटस्टैंडिंग थे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो इमाम मुस्लिम ने पता है क्या किया कि मैं अपने टीचर के कंपटीशन में ना आऊं, कॉम्पिटिटर ना बनूं, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक में चैप्टर्स के नेम ही नहीं रखे, बस हदीसें एक साथ सीक्वेंशियल वे के अंदर कंपाइल्ड कर दी कि नमाज की सारी हदीसें एक जगह, ज़कात की सारी एक जगह, फास्टिंग की सारी एक जगह, ठीक है। बाद में इमाम मुस्लिम के स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों ने उन क्या कहते हैं उनके उन चैप्टर्स के नाम लिख दिए, बात समझ आ रही है। लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की बुक बेस्ट साइंटिफिक वे के अंदर, बहुत इजीएस्ट वे के अंदर कंपाइल की गई, ठीक है। 43 सेक्शंस थे इनकी बुक में। 43 बुक्स का क्या मतलब है बेटा? 43 सेक्शंस। और उसके बाद 9200 अहादीस इन्होंने कंपाइल्ड की, 3 लाख हदीस इनको याद थी। तो आउट ऑफ दीज 3 लाख हदीस इन्होंने अपनी बुक में रखी 9200 अहादीस, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिपीटेशन को स्टॉप वो एक्सक्लूड कर दिया जाए तो इनकी बुक में हदीसें बच जाती हैं, ठीक है, ओनली 2200, ठीक है। और मेरा वही क्वेश्चन आपसे यहां पर है कि भाई इमाम मुस्लिम क्यों हदीसों को रिपीट कर रहे थे भाई बार बार, कि अराउंड 4 टाइम एक हदीस को रिपीट कर लिया इन्होंने, ठीक है, अगर एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो क्यों हदीसों को रिपीट कर रहे थे इमाम मुस्लिम? हाँ भाई, किसी को याद है? नहीं याद है? सुनो, इमाम मुस्लिम हदीसों को इसलिए रिपीट करते हैं, बुखारी में भी रिपीटेड थी। हाँ, वेरी गुड अब्दुल्ला फराज। देखो भाईजान, मैंने कहा था कि ये दोनों बुक्स, बुखारी और मुस्लिम, ये अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स कंपाइल की गई हैं, यानी सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग कंपाइल की गई हैं, टॉपिकल वे के अंदर कंपाइल की गई हैं। जब टॉपिकल वे के अंदर कंपाइल की गई है ना, तो इतनी बात याद रख लीजिएगा कि टॉपिकल वे के अंदर कंपाइल करने की वजह से एक हदीस के अंदर अगर 4-5 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो हदीस हर टॉपिक में कंप्लीटली रिपीटेड होकर आएगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी चीज समझना मेरे भाई, इसको समझो। नेक्स्ट थिंग, बुखारी एंड मुस्लिम आर कलेक्टिवली कॉल्ड सही है। ये एक विकेबलरी बताई जा रही है, टेक्निकल विकेबलरी, ये डिक्शनरी वाली विकेबलरी नहीं है, ठीक है। क्या मतलब? सही है का क्या मतलब है? देखो, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सही है, सही है, वेरी गुड मुदस्सिर। सही कहा जाता है ऑथेंटिक कलेक्शन को ना, या ऑथेंटिक हदीस को। तो सही है का मतलब होता है टू ऑथेंटिक कलेक्शंस। तो यहां ब्रैकेट में लिख लो बेटा, ब्रैकेट में लिख लो टू ऑथेंटिक कलेक्शंस। यानी अगर हमने बुखारी और मुस्लिम का नाम लेना होता है तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती बुखारी एंड मुस्लिम या सही बुखारी एंड सही अल मुस्लिम, बस हम एक सिंगल समराइज वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, सही है। तो ये शॉर्टकट हमने आपको बता दिया, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के शॉर्टकट्स होते हैं ना, तो इसी तरह हर नॉलेज के शॉर्टकट्स होते हैं। तो फील्ड ऑफ हदीस के अंदर जब भी सही हैन का वर्ड यूज होगा तो इट विल गिव यू द मीनिंग ऑफ बुखारी एंड मुस्लिम, ठीक है, सही अल बुखारी एंड सही अल मुस्लिम। अच्छा, एक और बात भी मैं बताता चलूं,
अगर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को हम डिस्कस करते हैं, इमाम बुखारी एंड इमाम मुस्लिम की बात करते हैं, तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को मिलाकर कहा जाता है हदीस की फील्ड में शेखैन। ठीक है, शेख वन सिंगल एक्सपर्ट ऑफ द हदीस। ठीक है, शेखुल हदीस जैसे कहते हैं। शेखैन का मतलब हो गया दो जो है वो क्या कहते हैं, ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ हदीस। ठीक है, तो बुखारी और मुस्लिम को अल्लाह ताला ने ये ग्रेट मर्तबा दिया। अच्छा, एक और चीज, मुत्तफकुन अलैह, एक हदीस होती है मुत्तफकुन अलैह, और उसको इंग्लिश में कहते हैं अग्रीड अपॉन। ये क्या होता है, इसके नीचे मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ, जरा जल्दी से पहले इसको लिख लो। अग्रीड अपॉन के आगे ब्रैकेट में लिखवाता हूँ, बी क्विक। हाँ, तो अग्रीड अपॉन के आगे ब्रैकेट में लिखो बेटा, हदीस which is narrated, hadith which is narrated by both Bukhari and Muslim, hadith which is narrated in both Bukhari and Muslim। यानी अगर कोई ऐसी हदीस हो जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर नैरेटेड होकर आई है, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर नैरेटेड होकर आई है, ठीक है, तो फिर ऐसी हदीस को क्या कहा जाता है, सही है, वो मुत्तफकुन अलैह या अग्रीड अपॉन कहा जाता है। यानी बुखारी एंड मुस्लिम बोथ अग्रीड ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस हदीस। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो बुखारी एंड मुस्लिम बोथ अग्रीड ऑन दी अपॉन दी ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, तो लिहाजा इसका नाम रख दिया गया अग्रीड अपॉन। ठीक है, मैंने क्या कहा कि वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में नैरेटेड हो उसको अग्रीड अपॉन कहते हैं। अच्छा, ये वाली एक और क्वालिटी आ गई मुस्लिम शरीफ की कि क्या क्वालिटी थी, नैरेटर्स मस्ट स्टैंड इन अनब्रोकन सक्सेशन। ठीक है, मस्ट स्टैंड इन अनब्रोकन सक्सेशन, क्या मतलब है कि कोई गैप नहीं होना चाहिए चेन ऑफ द नैरेटर में। सिंपल सी बात हो गई ना, कोई गैप नहीं होना चाहिए चेन ऑफ द नैरेटर में। ठीक है, तो इसके आगे सिंपल से वर्ड्स लिख लेना, नो गैप इन चेन। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्चुअल मीटिंग, भाई हमने कहा था ना, इमाम बुखारी कहते हैं एक्चुअल मीटिंग नेसेसरी है, और इमाम मुस्लिम कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द मीटिंग भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इसको जरा लिखो फिर समझाता हूँ बेटा, बी क्विक। ठीक है, डन भी कह दिया करो। तो मेरे भाई समझो एक बात को कि यहां लिखा हुआ है सिंगल हदीस इज ऑफन फॉलोड बाय सेवरल डिफरेंट इस्नाद। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा, सिंगल हदीस इज ऑफन फॉलोड बाय सेवरल डिफरेंट इस्नाद का मतलब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम शरीफ ने कमाल किया है जो बुखारी शरीफ में नहीं है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का काम ये होता है कि अगर एक हदीस की बहुत सारी चेन्स ऑफ द नैरेटर हैं, भाई देखो एक हदीस की बहुत सारी चेन्स ऑफ द नैरेटर कैसे बनती हैं, समझना जरा। एक हदीस की बहुत सारी चेन्स ऑफ द नैरेटर इस तरह से बन जाती हैं कि अगर एक ही हदीस को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे कंपेनियंस ने सुना, ठीक है, जब एक ही हदीस को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे कंपेनियंस ने सुना, तो अब वो बहुत सारे कंपेनियंस अपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते जाएंगे, तो हर कंपेनियन की एक चेन ऑफ द नैरेटर बन जाएगी। ठीक है, तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का काम ये होता था कि जब एक हदीस की बहुत सारी चेन्स ऑफ द नैरेटर्स है ना, तो उसमें से कोई एक ऑथेंटिक चेन ऑफ द नैरेटर ले लेते हैं, हालांकि बहुत सारी ऑथेंटिक चेन ऑफ द नैरेटर्स थी, उसमें से सिर्फ कोई एक हदीस की चेन ऑफ द नैरेटर ले ली। ठीक है, एक चेन ऑफ द नैरेटर ले ली और उसको अपनी बुक में लिखा और कहानी खत्म कर दी। बट इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह क्या करते हैं कि अगर एक हदीस की 6 चेन ऑफ द नैरेटर्स हैं, या 7 चेन ऑफ द नैरेटर्स हैं, या 8 चेन ऑफ द नैरेटर्स हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन, तो जितनी ज्यादा चेन्स ऑफ द नैरेटर्स हैं उतनी ही ज्यादा सारी की सारी ऑथेंटिक चेन ऑफ द नैरेटर्स लिख देंगे, और उसके बाद उस हदीस के सनद को के बाद मतन को जो है एक्सप्लेन करेंगे। बात आई समझ में? तो यानी पहले सारी 5-6 चेन ऑफ द नैरेटर्स लिखी और उसके बाद वन सिंगल चेन जो है वो हदीस लेकर आ गए। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ना मेरे भाई, तो इतनी सिंपल सी बात तो समझ आ गई ना। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बुखारी शरीफ की वैसे, वो मुस्लिम शरीफ की वैसे तो
2200 हदीसें हैं ना विदाउट रेपिटेशन, लेकिन ये बुखारी से बहुत ज्यादा बन जाती हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि हर चेन ऑफ द नैरेटर के अकॉर्डिंग एक अलग जो है वो होता है। हर चेन ऑफ द नैरेटर के अकॉर्डिंग एक अलग जो है वो क्या कहते हैं हदीस बन जाती है। लेकिन बहरहाल आप इस टेंशन को छोड़ें, सिर्फ इतना समझ लें कि मुस्लिम शरीफ ने एक कमाल किया है कि अपनी हदीस की वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन को बहुत बढ़ा देने के लिए, ठीक है, एक ही हदीस की मैनी चेन ऑफ द नैरेटर पहले लिखी है, उसके बाद वो हदीस नैरेट की। एक और काम किया है जो बुखारी में नहीं था, स्पेसिफिक क्वालिटी, सरनेम, ठीक है, रिलेशन, यानी एक टीचर का स्टूडेंट के साथ किस तरह का रिलेशन था, ठीक है, या एक नैरेटर अपने फादर से नैरेट कर रहा है तो ये बताएंगे कि ये उसके फादर हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है उनका मतलब रिलेशंस और एनी अदर फैक्ट अबाउट द नैरेटर ये बता दिया जाता था, ठीक है। ये इमाम मुस्लिम करते हैं, यानी मुस्लिम शरीफ के अंदर अस्मा और रिजाल का भी टच दिया गया है थोड़ा बहुत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अस्मा और रिजाल याद है ना, ब्रीफ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ नैरेटर्स, ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ साथ समझो साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ थीम्स एंड चैप्टर्स। साइंटिफिक अरेंजमेंट एंड थीम्स ऑफ चैप्टर्स क्या मतलब, इमाम मुस्लिम ने क्योंकि चैप्टर्स के नाम नहीं रखे थे ना, तो अब इन्होंने अपनी हदीस की बुक को बहुत ही फॉर्मल स्टाइल के अंदर रखा, ताकि क्या फायदा हो जाए कि पढ़ने वाले को बगैर चैप्टर के नेम के ही समझ आ जाए कि वो कौन से टॉपिक को रीड कर रहा है। मतलब जैसे ही नमाज का टॉपिक शुरू करेगा, 2-3 हदीसें ही नमाज से रिलेटेड आ जाएंगी, समझ जाएगा कि नमाज का टॉपिक शुरू हो गया। ठीक है भाई, जरा बी क्विक, इसको लिख लो, फौरन लिखो। फोकस जो करना है भाई हमें, बुखारी और मुस्लिम पर ही करना है, ठीक है, और उन्हीं के कंपाइलर्स पर करना है, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया उनके कंपाइलर्स के बारे में। बस एक काम करना है, अपने नोट से ये भी देख लेना है कि इन्हीं कंपाइलर्स की जो है वो क्या कहते हैं बायोग्राफिकल अकाउंट भी आप थोड़े बहुत नोट से देख लें। मैंने अलग से मेन एक्टिविटीज ऑफ द कंपाइलर्स ऑफ सियासत का एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पैरा 3, ठीक है। मुस्लिम को पैरा 2 बताया ना आप लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि पैरा 1 नहीं था कोई, ठीक है, बस बुखारी से ही शुरू किया था, तो उसको पैरा 3 कर लो, ठीक है। अच्छा, तीसरी बुक हो गई सुनन सुगरा, समझना है इसको, हाँ, सुनन अन नसाई, ठीक है। तो सुनन तो हदीस की उस बुक को कहा जाता है जो टॉपिकल वे के अंदर कंपाइल की जाए। तो चलो, सुनन का नाम तो समझ आ गया, क्योंकि ये जो हम हदीस की बुक पढ़ने वाले हैं जिसको हम नसाई कहते हैं, ये टॉपिकल वे के अंदर कंपाइल की गई जैसे बुखारी और मुस्लिम, ठीक है। तो वो तो चलो सेट हो गया, सुनन अन नसाई। बट इसका सुनन अल सुगरा क्यों है, जरा समझना भाई, सुगरा का क्या मतलब है भाईजान? सुगरा का मतलब होता है स्मॉलर, लिख लो इसके ऊपर, सुगरा के वर्ड के ऊपर स्मॉलर, ठीक है। और कुबरा का मतलब होता है बिगर, ठीक है। तो इसको सुनन अल सुगरा इसलिए कहते हैं मेरे भाई कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की जो बुक है ना सुनन अल कुबरा, एक्चुअली इमाम नसाई ने एक बड़ी बुक लिखी थी सुनन अल कुबरा। सुनन अल कुबरा के अंदर उन्होंने अराउंड 30,000 हदीस कंपाइल की थी, 30,000, ठीक है। तो 30,000 अहादीस जो कंपाइल की, तो इनके सिटी के गवर्नर, रमला इनका सिटी था, तो रमला के गवर्नर ने इनसे रिक्वेस्ट की कि हजरत हमें भी हदीस पढ़ने का शौक होता है, आप लोग जो लिखते हैं तो हम भी पढ़ते हैं आपकी कॉम्पिलेशंस। तो अब 30,000 की जो हदीस की कॉम्पिलेशन है, इसका पढ़ना तो मुश्किल है, कुछ समराइज लिखे ना इसके बारे में, कोई समराइज बुक बनाए ताकि लोगों को आसानी हो। देखो, अंदाजा लगाओ, ये उस वक्त के गवर्नर हैं जो हदीस पढ़ा करते थे, और अल्लाह माफ फरमाए हमारे जमाने के गवर्नर अलहम शरीफ और कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ना नहीं जानते, ठीक है। और अगर उनमें से किसी को दुआए कुनूत कह दी जाए तो मौत आना शुरू हो जाएगी कि भाई दुआए कुनूत सुना दो, ठीक है। तो ये उस जमाने का मुबारक जमाना था। और ये भी याद रखो, उस जमाने में स्कॉलर्स की वैल्यू गवर्नर से ज्यादा होती थी। बात समझ आ रही है? देखो, रमला के उस गवर्नर को कोई नहीं जानता क्या नाम था, कौन था, ठीक है, बस इतना पता है कि रमला का गवर्नर था। और इमाम नसाई आज तक लोगों के जहन, दिल, दिमाग, हदीस की फील्ड
सब जगह जिंदा है, ठीक है। तो आती ही रहेगी तेरे अल्फाज की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा, ठीक है। अल्लाह ताला जो जाती है ना, अल्लाह ताला ठीक है मेरे भाई। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, इसका नाम है अल मुज्तबा भी, सुनान अल सुगरा भी। रिक्वेस्ट की कि ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, को समराइज किया। तो 5,600, पहले 30,000 थी और अब 5,600 के ऊपर आ गए। तो अब अगर 5,600 बुक्स वो हदीसें कंपाइल की थी ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया सुनन अल सुगरा, क्योंकि ये स्मॉलर बुक है। और इनका जो लार्ज वर्क था उसका नाम था सुनन अल कुबरा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका एक नाम अल मुज्तबा भी पड़ गया, द सेलेक्टेड वन। होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक टाइटल है ना, अल मुज्तबा, जैसे मुस्तफा एक टाइटल है तो मुज्तबा भी टाइटल है। मुज्तबा का मतलब होता है चुना हुआ, सेलेक्टेड वन। तो इस बुक का भी एक टाइटल है अल मुज्तबा, द सेलेक्टेड वन, ठीक है भाई। तो अब जरा देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आ जाओ कि ये रमला के गवर्नर की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। लेकिन इमाम क्योंकि इमाम अहमद इब्न शुएब अल नसाई ने भी, क्योंकि हदीस को जो कंपाइल्ड किया है वो अकॉर्डिंग टू द फुट स्टेप्स ऑफ बुखारी एंड मुस्लिम किया, तो ऑब्वियसली वो भी ऑथेंटिक हदीसें लेकर आए, ठीक है। ओवरऑल सारी हदीसें ऑथेंटिक हैं, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, हदीस की बुक को टॉपिकल रखा है ना, तो रिपीटेशन तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो रिपीटेड अहादीस हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना इंक्लूडिंग रिपीटेड अहादीस, तो रिपीटेड अहादीस तो हैं, लेकिन ओवरऑल मोस्ट ऑफ द अहादीस आर ऑथेंटिक, ओवरऑल, नॉट ऑल। बुखारी और मुस्लिम में क्या था, ऑल द अहादीस वर ऑथेंटिक, ठीक है, लेकिन इसमें ओवरऑल। तो आप बोलेंगे सर क्या कुछ जो है वो इसमें नॉन ऑथेंटिक भी है। हाँ नॉन ऑथेंटिक, लेकिन जयीफ लेवल की, वो भी वो जो इसके अंदर 3 कंडीशंस पाई जाती थी, याद आ रहा है ना, जयीफ 3 कंडीशंस के साथ एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। तो वेयर ही नरेट्स अ वीक नरेशन, ही क्लियरली क्लेरिफाइज द वीकनेस। लेकिन एक कमाल ये करते हैं कि देखो, अगर कोई जयीफ हदीस नरेट करते हैं, इवन कि वो जयीफ हदीस क्या कर रही होती है, मैच कर रही होती है उन 3 कंडीशंस को, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जब कोई जयीफ हदीस नरेट करते हैं तो बता देते हैं कि ये जयीफ है और क्यों जयीफ है, ये भी बता देते हैं, ठीक है, कि इस कंपनी वो इस नैरेटर की वजह से जयीफ है, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक नया काम इन्होंने किया, ठीक है, ये तो थर्ड तो है, ये तो सियासत में, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, एक नया काम इन्होंने किया कि भाईजान जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना उसको भी क्लेरिफाई कर दिया, ठीक है। और साथ साथ जो है वो डिफरेंट नरेशंस ऑफ फॉर वन पर्टिकुलर हदीस। हाँ भाई, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये किससे मिलता जुलता है, बुखारी से या मुस्लिम से, ये जरा कोई मुझे बताए। ये जो लास्ट पॉइंट है ये किससे मिलता जुलता है, बुखारी से या मुस्लिम से। अनस जाहिद, जरा रिप्लाई चाहिए भाई। अच्छा अब्दुल्ला, आपने कहा ये बुखारी से मिलता जुलता है, तो कौन से वाले से, बुखारी के कौन से पॉइंट से मिलता जुलता है भाई। अनस जाहिद आपका रिप्लाई नहीं आया। बुखारी के, अच्छा ये तुमने भी कहा अनस जाहिद बुखारी, तो बुखारी के कौन से पॉइंट से मिलता जुलता है ये वाला पॉइंट भाई। नहीं अयान, नहीं। देखो भाइयों, ये मुस्लिम से मिलता जुलता है, क्यों, मुस्लिम में कहा था ना, देखो मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखो, ये जो मुस्लिम का ये वाला पॉइंट था, सिंगल हदीस इज ऑफन फॉलोड बाय द सेवरल डिफरेंट isnad, ठीक है भाई। तो इसी तरह इसका मतलब भी बस अदर वर्ड्स में कह दी है कि एक हदीस की डिफरेंट नरेशन, यानी नरेशन का मतलब वही रिवायत या इसनाद होता है या सनद होता है, ठीक है। यानी एक हदीस की डिफरेंट चेन्स ऑफ द नैरेटर
इमाम नसाई भी लेकर आते हैं। तो ये कमाल स्टार्ट किया था इमाम मुस्लिम ने, फिर बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया, क्योंकि ये कमाल की चीज है। इसकी वजह से हदीस की वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, अच्छा ये देखना, थर्ड इन सियासत ये अकॉर्डिंग टू सम है ना, तो क्योंकि कुछ स्कॉलर्स इसकी जगह तिरमिजी को लेकर आते हैं। ठीक है, उसकी रीजन अभी आगे आएंगी, पहले आप ये इसको लिखकर कंप्लीट कर लें, बी क्विक। एक बात आपको रिमाइंड करवा दूं बेटा, कि मैंने कहा था कि वैसे तो सियासत का अपना अलग से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, आ सकता है, जो हमारे सिलेबस में प्रॉपरली रिटर्न है, लेकिन थर्ड सेंचुरी के लिंक से पूरा डिटेल क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये सारी थर्ड सेंचुरी की कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो लिहाजा थर्ड सेंचुरी के लिंक से पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये लिखें जरा पैराफोर। तो अब इस वजह से मैं इसको डिटेल से पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस जब पढ़ाना है ना, तो उसमें मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पूरी थर्ड सेंचुरी मैं 10 मिनट में पढ़ा के फारिग हो जाऊंगा। हालांकि थर्ड सेंचुरी का अपना 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें डोमिनेटिंग ये है। ठीक है, तो अब आ जाओ जरा बेटा, सुनन अबू दाऊद, ये हो गया पैरा 4। इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता दे रहा हूँ, आगे मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना कि अबू दाऊद सुलेमान इब्ने अशअस अजदी सजिस्तानी, सीस्तान के रहने वाले थे, पर्शियन स्कॉलर थे। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि देखो, अल्लाह ताला ने ना एक निजाम चलाया है कि इस दीन को किसी की मीरास नहीं बनाया। ठीक है, ये थर्ड सेंचुरी चल रही है, जैसे ही अरब वालों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ रिलीजियस टीचिंग्स में, तो पर्शियन स्कॉलर्स को अल्लाह ताला ने कितने टॉप पर पहुंचा दिया। ठीक है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सारे के सारे पर्शियन स्कॉलर हैं भाई। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो देखो अबू दाऊद, इब्ने माजा, सब के सब पर्शियन स्कॉलर्स हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इल्म सिखाता है जब आदाब खुद आगाही, गुलामों पे भी खुलते हैं फिर असरार शहनशाही। लेकिन उर्दू भी तो आए ना आप लोगों को। तो बहरहाल कि अल्लाह ताला ने इनको रिलीजियस नॉलेज के टॉप पर ले आए, हालांकि पर्शियन स्कॉलर्स हैं, अरब नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, बॉर्न इन सीस्तान इन ईस्ट ऑफ इराक, और वही इमाम मुस्लिम की तरह 202 के हैं, और 275 के अंदर डाइड हुए हैं। अब आ जाओ जरा, इनको 5 लाख अहादीस याद थी मेरे भाई, 5 लाख अहादीस। इमाम बुखारी के बाद सिहा सित्ता में दूसरे नंबर पर है। ऐसा नहीं है कि यही 6 किताबें हैं और यही 6 स्कॉलर्स हैं बस, वो भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंचुरी के स्कॉलर्स की लाइन लगी हुई है, हंड्रेड्स ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स थे। ठीक है, इनकी बुक्स बहुत मशहूर हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वरना आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो मुसलमान कुरान और हदीस के ऊपर अपनी जान निछावर करते थे। ठीक है, और दीवारों की तरह उसे पढ़ते थे, और इसे बेसिक्स ऑफ रिलीजन समझते थे। ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहरहाल चलें, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब वही सही बात होगा, वही सिंपल सी बात आ गई, टॉपिकल। ठीक है, कि ये टॉपिकल वे के अंदर कंपाइल किए गए। नेक्स्ट थिंग, ये जरा देखना मेरे भाई, ये अबू दाऊद कंप्लीट कर लिया, तो आगे चलते हैं जल्दी। मैंने कहा साथ साथ लिखना, ये आसान आसान चीजें हैं। अब्दुल्ला फराज, अभी हम पढ़ेंगे तिरमिजी के बारे में बेटा जी, और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सुनो मेरे भाइयों, देखो, अबू दाऊद का ये सिंपल सा अकाउंट पढ़ा, और अब हम आगे आगे अल तिरमिजी। देखो, तिरमिजी के अंदर जरा एक एक मिनट, हाँ एक बात को जरा समझना है। ठीक है, तो जरा इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो जो है वो, इसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं भाईजान, कि इट इज द फिफ्थ बुक अमंग सियासत्ता। ठीक है, फिफ्थ बुक अमंग सियासत्ता। तो आप जरा समझे, एक मिनट, कुछ पॉइंटर्स उसके लिख लो पहले। ओ सॉरी, जी स्टार्ट राइटिंग।
अच्छा भाई सुने, तो देखें एक बात को समझें कि सुनन तिरमिजी जो है ना, कि इमाम मोहम्मद इब्ने ईसा, अबू ईसा मोहम्मद इब्ने ईसा अल तिरमिजी इसके कंपाइलर हैं। इसमें एक जरा अच्छी सी बात समझो। अबू ईसा, इनका टाइटल अबू ईसा है और नाम है इनका मोहम्मद, और इनका एक टाइटल है इब्ने ईसा। क्या मतलब, इनके फादर का नाम भी ईसा है और इन्होंने अपने बेटे का नाम भी ईसा रखा है। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। तो हो सकता है इनके फादर की डेथ जल्दी हो गई हो, उनसे मोहब्बत की वजह से इन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया। और वैसे भी पहले जमाने में मरने का इंतजार नहीं करते थे भाई, ठीक है, कॉमन नेम्स रखा करते थे, बात याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हम लोग नए नेम ढूंढते हैं ना, वो पुराने नेम्स और अपने चाहने वालों के नेम्स अपने बच्चों के नाम रखा करते थे। ठीक है, अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और अगर हम कहें कि बुखारी के बाद सबसे ज्यादा जो बुक यूज होती है ना, बुखारी के बाद सबसे ज्यादा जो बुक यूज होती है हदीस की फील्ड में, ठीक है, वो होती है तिरमिजी। हालांकि ये 5th नंबर पर है ना, लेकिन बुखारी के बाद सबसे ज्यादा यूज होती है वो तिरमिजी यूज होती है। रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि इसके अंदर रिपीटेशन भी कम है और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि क्यों जबरदस्त है ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक बात समझना, चलो पहले ये 2 पॉइंट्स लिख लो। तो देखो, एक बात को समझो भाईजान, जब एक बंदा किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता है, मैं बता रहा हूं ना कि तिरमिजी सबसे ज्यादा क्यों यूज होती है, तो एक बात को समझना, जब एक बंदा किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता है तो उसको सिर्फ सही हदीस से उसका काम पूरा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। देखो, फैब्रिकेटेड तो कोई यूज ही नहीं कर सकता, तो ज़ईफ हदीस के कुछ लेवल्स होते हैं ना, हमने पढ़े, और उन कंडीशंस के साथ वो यूज हो जाती है। तो कभी कभी ज़ईफ हदीसों के अंदर सही हदीस की कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। ठीक है, और वो ज़ईफ हदीस के अंदर वो 3 कंडीशन भी पाई जाती हैं कि एक्सट्रीम लेवल की ज़ईफ नहीं होती, नंबर 2 पर कि वो कम्स अंडर रूल ऑफ शरिया भी आ रही होती है, इस्लामिक लॉ के अंदर भी आ रही होती है, और नंबर 3 के उसके ऊपर कोई अमल करना ऑब्लिगेटरी भी नहीं समझता। ठीक है, तो एक रिसर्च वर्क के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान एंड हदीस के लिए ज़ईफ हदीस भी कहीं कहीं पर यूज हो रही होती है। तो अब रिसर्च वर्क तो ज़ईफ हदीस को भी रिक्वायर करता है। अब बुखारी और मुस्लिम की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक वाली मिलेंगी। कभी कभी ऑथेंटिक के अंदर वो बात एक्सप्लेन नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ज़ईफ हदीस से हमें क्या मिल जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। ठीक है, और अगर बुखारी और मुस्लिम को उठाओगे तो सिर्फ ऑथेंटिक मिलेगी, ज़ईफ वाली तो एक्सक्लूडेड है। इमाम तिरमिजी ने एक कमाल किया कि यार ज़ईफ हदीस कोई यूजलेस हदीस तो नहीं होती, सिर्फ डाउट होता है उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झूठी है, गलत है। ठीक है, डाउट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने पहले उसका लेवल डाउन कर दिया है, लेकिन लेवल डाउन करने का मतलब ये तो नहीं कि उठाकर फेंक दें। तो इमाम तिरमिजी ने एक काम किया कि अपनी बुक के अंदर हर चैप्टर के अंदर 3 सब चैप्टर्स बना दिए। ठीक है, यानी एक तो चैप्टर का नाम हो गया ना, और चैप्टर के नाम के साथ उन्होंने सब चैप्टर्स रखे और उसका नाम रखा फसल। फसल अव्वल यानी फर्स्ट फसल, सेकंड फसल, थर्ड फसल, तो सब चैप्टर्स बना दिए। सबसे पहले चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के सब चैप्टर में, पहले सब चैप्टर में मोस्ट ऑथेंटिक हदीस लिखी, यानी सही। उसके बाद हसन, और फिर उसके बाद थर्ड वाले के अंदर ज़ईफ, गरीब हदीस वगैरह लिख दी। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। और इस बात का ख्याल रखा कि ज़ईफ एक्सट्रीम लेवल वाली ना हो। ठीक है, उसके अंदर 3 कंडीशंस आ रही हो। ठीक है, लेकिन कोई धोखेबाजी, कोई फ्रॉड नहीं किया। जहां कोई गरीब हदीस, वो ज़ईफ हदीस नैरेट की, तो ज़ईफ हदीस के बारे में बता भी दिया कि ये ज़ईफ है। ठीक है, कोई चीटिंग या धोखा नहीं किया। ठीक है, तो अब जो है वो क्या कहते हैं, इस वजह से इमाम तिरमिजी की बुक बहुत ज्यादा यूज होने लगी। एक रीजन और था कि इनकी बुक के अंदर ना एक और रिसर्च वर्क हमें मिल जाता है जो कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि इमाम तिरमिजी का एक कमाल ये है कि ही वॉज नॉट ओनली द स्कॉलर ऑफ अ हदीस,
He was not only the great compiler of a hadith, he was expert scholar of law as well. ठीक है, तो उन्होंने एक और जबरदस्त काम किया कि देखो ये थर्ड सेंचुरी के है ना, तो थर्ड सेंचुरी के आदमी है, तो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, ये इमाम अबू हनीफा तो फर्स्ट सेंचुरी के हो गए और सेकंड सेंचुरी का स्टार्ट। इसी तरह इमाम मालिक born in first century but working in the second century, इमाम शाफी सेकंड सेंचुरी, अहमद बिन हम्बल सेकंड सेंचुरी। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, इसका मतलब इमाम तिरमिजी इन सब ग्रेट इमाम्स के बाद बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक कमाल किया कि हदीस की बुक के अंदर जो है वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी लेकर आ गए कि इमाम बुखारी, वो इमाम अबू हनीफा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी मैटर में, इमाम मुस्लिम का क्या, सॉरी, इमाम शाफी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इमाम मालिक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो अपनी बुक में बता भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो नमाज के बारे में एक हदीस बता रहे हैं ना कि भाई नमाज के बाद इमाम जब कहे आमीन वलद्दौलीन तो तुम्हें आमीन कहना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर आपको मिलेगा कि आहिस्ता आमीन कहना चाहिए, कहीं पर मिलेगा कि जोर से आमीन कहना चाहिए। तो इमाम तिरमिजी बताते हुए जाते हैं कि भाई देखो ये जो आहिस्ता आमीन कहने वाली हदीस है ये इमाम अबू हनीफा का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये जो जोर से आमीन कहने वाली हदीस है ये इमाम शाफी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, जो आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, हर रुकू सजदे में जाते वक्त हाथ उठाते हैं कानों तक, ठीक है, रफ़ा दैन करते हैं। तो रफ़ा दैन वाली हदीस आएगी तो इमाम तिरमिजी बता देंगे कि इमाम शाफी का पॉइंट ऑफ व्यू है। रफ़ा दैन ना करने वाली हदीस आ जाएगी तो बता देंगे कि इमाम अबू हनीफा का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफरेंट व्यूज, एंगल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी इमाम तिरमिजी ने डिस्कस कर दिए। यानी एक करा कराया रिसर्च वर्क आपको मिल गया, जिसकी वजह से इस हदीस के को बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा। अच्छा, रिमार्क्स रिगार्डिंग द नैरेटर्स, यानी ऑथेंटिसिटी नॉन ऑथेंटिसिटी के बारे में 50 चैप्टर्स यानी 50 सेक्शंस बनाए इन्होंने, जिसके अंदर 3956 अहादीस रखी और कुछ रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, अब हम आगे आ रहे हैं कि भाईजान देखो ये तो हो गई ना तिरमिजी। ठीक है, ये लिख लो जरा जल्दी से ना, तिरमिजी जल्दी से लिख लो, बी क्विक। पैरा 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो पैरा 6 है ना भाई, ठीक है, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने यजीद इब्ने माजा, भाईजान ये वो वाला यजीद नहीं है हजरत हुसैन के जमाने वाला, वो तो फर्स्ट सेंचुरी का आदमी है। ठीक है, ये थर्ड सेंचुरी चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इनके फादर जो है वो सेकंड सेंचुरी के एंड के होंगे। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनना, और थर्ड सेंचुरी के स्टार्ट के होंगे। तो मोहम्मद इब्ने यजीद इब्ने माजा, ठीक है। अच्छा, यजीद एक मीनिंग के हिसाब से सही नेम है, कोई ऐसा इशू वाला नहीं है। मुसलमान खासतौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले एशियन मुस्लिम ज्यादा ये नाम नहीं रखते उस नफरत की वजह से। बाकी जो है वो क्या कहते हैं, अरब वालों का इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो ये नाम रख लेते हैं। ठीक है, रेयरली रख लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाम के अंदर कोई मसला नहीं है, वो तो पर्सनैलिटी के अंदर मसला था ना। अगर नामों के मसले की वजह से हम नाम रखना छोड़ेंगे, ठीक है, तो फिर तो अब्दुल्ला भी रखना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई सबसे बड़ा मुनाफिक था। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल ये एक अलग मैटर है। सुने कि अब मोहम्मद इब्ने यजीद इब्ने माजा अल काजवीनी ईरान के स्कॉलर थे। ठीक है, और जबरदस्त बुक कंपाइल की, 1500 चैप्टर्स इसके अंदर थे, 4341 आदीस, जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। बट एक प्रॉब्लम है इनकी बुक में, कुछ स्कॉलर्स ने ना इनकी बुक को सिहा सित्ता से निकाल दिया है और कहा है कि इसकी जगह हम दूसरी बुक यूज करेंगे, यानी ये इब्ने माजा यूज नहीं करेंगे सियासत्ता में, हम मुअत्ता इमाम मालिक या सुनन अद-दारमी यूज करेंगे। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इमाम इब्ने माजा ने किसी वजह से एक काम किया है कि कुछ ज़ईफ हदीसें नैरेट की हैं और उसके बारे में बताया नहीं है कि ये ज़ईफ है। जैसे भाई तिरमिजी भी बता देता था, अबू दाऊद भी बता देता था, नसाई भी बता देते थे कि यार ये हदीस जो मैं नैरेट कर रहा हूँ ये ज़ईफ है। ठीक है, लेकिन इब्ने माजा ने ना कुछ हदीसें नैरेट कर दी फ्लो के अंदर और ये नहीं बताया कि ये ज़ईफ है। मे बी कि इमाम इब्ने माजा के नजदीक वो ज़ईफ ना हो, ठीक है, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, स्कॉलर्स इस बात से कुछ नाराज हुए। ठीक है, और इसको सियासत्ता से निकालने की बात की, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ने कहा कि भाई निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि भाई वो कौन सी हदीसें हैं ज़ईफ जो इन्होंने नहीं बताई। तो अब जितनी इब्ने माजा है ना,
उसके साथ मार्जिन जो लगे होते हैं ना, तो उन मार्जिन से बता दिया गया है, मार्जिन समझते हो, इसको उर्दू में हाशिया कहते हैं, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन में बता दिया गया है कि भाई ये वाली हदीस इस वजह से ज़ईफ है, तो कहते हैं हमने आपको बता दिया ना, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है सियासत से। ठीक है भाई, ये हो गया 6 कैनोनिकल बुक्स ऑफ हदीस का टॉपिक। लेकिन अभी इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी है, पहले जरा जल्दी से मुझे बता दें, ये डन हो गया या आपने लिख लिया? अच्छा, अब देखो ये तो हो गया सुनन इब्ने माजा ना। मैंने कहा एक क्वेश्चन आपका रह गया इसका, क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, जिसके चांसेस ज्यादा आने के ये हैं। देखो पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो, जिसके अंदर 6 की 6 बुक्स हैं। ठीक है, इसके चांसेस फिर भी कम होते हैं आने के। इसके चांसेस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब इसके चांसेस ज्यादा हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, ये देखो क्या क्वेश्चन है, कि इसमें सिर्फ 2 मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स ऑफ सुन्नी कलेक्शंस ऑफ हदीस के बारे में रिक्वायर किया गया है। तो कौन सी दो के बारे में लिखोगे भाइयों, बताओ जरा, 2 मोस्ट ऑथेंटिक कौन सी हैं? 2 मोस्ट ऑथेंटिक कौन सी हैं? बुखारी मुस्लिम। ठीक है, गुड, बुखारी एंड मुस्लिम। तो उसने नाम नहीं दिया है लेकिन आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। और लेकिन एक कहानी और कर दी इसने, एंड देयर कंपाइलर्स। ठीक है, तो गुड उमर। अब जरा देखो, सबसे पहले ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सियासत्ता। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सियासत्ता क्या है, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, जरा लिख लें। ठीक है मेरे भाई, ये मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सियासत्ता डिक्टेट करवा रहा हूँ, जरा लिख लो जल्दी से। हदीस आर द वर्ड्स, actions and silent approvals of Prophet peace be upon him. Hadith are the words, actions and silent approvals of Prophet peace be upon him. Hadith are the words, actions and silent approvals of Prophet peace be upon him. Hadith, special care special care was given to the protection of hadith. Special care was given to the protection of hadith since the very beginning. Since the very beginning, even during the Prophet's lifetime. Even during the Prophet's lifetime, a special care was given to the Prophet's hadith since the very beginning, even during the Prophet's lifetime. The work continued, यानी ये preservation का जो work है, ठीक है? The work of the preservation of hadith continued for many centuries. For many centuries. For many centuries. Third century of Hijrah. Third century of Hijrah is considered as the golden era. Third century of Hijrah is considered as the golden era of the compilation of hadith. Of the compilation of hadith. Third century of Hijrah is considered as the golden era of the compilation of hadith. In this century, 6 canonical books of Sunni collections were also compiled. In this century, 6 canonical books of Sunni collections of hadith were also compiled. Were also compiled, namely Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud,
इब्ने माजा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा. We are going to discuss. We are going to discuss about two most authentic amongst them. That is, वो I.E लिखते हैं ना, बुखारी एंड मुस्लिम. That is बुखारी एंड मुस्लिम. उसके बाद बेटा ये पैरा 2 लिख लो और ये पैरा 3 लिख लो. ठीक है. अच्छा, आप देखना जरा ना कि ये जो आपके पास बुकलेट होगी, ठीक है, तो उसमें ब्रीफ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ इमाम बुखारी अलग से गिवन है और मेन फीचर्स ऑफ द बुक अल बुखारी अलग से गिवन है. इसी तरह ब्रीफ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ इमाम मुस्लिम अलग से और मेन फीचर्स ऑफ मुस्लिम अलग से गिवन है. ठीक है. तो ये आई थिंक ये पेज 29 और प्लस करके पेज 32 पर है और ये 29 और ये 33 पर है. ठीक है, हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस वाले चैप्टर में. ठीक है मेरे भाई. तो ये कंप्लीट हो गया, सियासत बिल्कुल कंप्लीट हो गई. अब हम आगे चल रहे हैं. बी क्विक. अच्छा जी, ये कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं. बट एट द प्रॉफिट्स टाइम दे वर नॉट अलाउड टू प्रिजर्व द हदीस इन रिटन फॉर्म. अच्छा अब्दुल्ला फराज, इट इज रॉन्ग. ऐसा नहीं है. ठीक है, बल्कि होली प्रॉफिट ने खुद एनकरेज किया है हदीसों को प्रिजर्व करने के ऊपर. बाकी इस स्टेटमेंट के ऊपर ना एक पार्ट भी आया हुआ है, वो मैं करवाऊंगा बहुत डिटेल से, क्योंकि अभी हमने कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस नहीं पढ़ा ना, तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है. द क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द 4 बुक्स एंड कंपाइलर्स के लिए यार आज तक ना आया है ना आने के चांसेस हैं. ठीक है, इन दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. बाकी मैंने सब कुछ दिया हुआ है अपने नोट्स में ना, यानी उन कंपाइलर्स का बायोग्राफिकल अकाउंट भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है जितना रिक्वायर्ड है. अच्छा, अब हम देखते हैं भाई, एक बात को जरा समझ लें कि इसका पार्ट बी कैसा आ सकता है. इसका पार्ट बी वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, शायद आगे भी एक दफा वो रिपीट होगा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू हैव द कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक हदीस. ठीक है. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू हैव द कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक हदीस. पार्ट बी इसका ही आ सकता है. ठीक है, नोट्स में आंसर मैंने गिवन किया है. हम इसको कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस के साथ पढ़ रहे होंगे. ठीक है, बल्कि अभी पढ़ते हैं. ठीक है. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू हैव द कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक हदीस. ठीक है. Why is it important for Muslims to have the collection of authentic hadith? ठीक है, एक मिनट मैं जरा पार्ट बी ये निकाल लूं. इसका आंसर बहुत ज्यादा उससे मिलता जुलता है, वो जो हमने किया था ना कि क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस की रीजंस, कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस. ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता आंसर है. अभी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिलता जुलता आपको लगेगा कि why is it important for Muslims to have the collection of authentic hadith. ठीक है, एक मिनट अभी हम उसको लिखवा देते हैं जरा. एक मिनट, ये देखिएगा इसका पार्ट बी, ये रहा मेरे भाई. ठीक है, ये जरा पार्ट बी देखना. Why is it important for Muslims to have the collection of authentic hadith? यानी अगर ये 6 कैनोनिकल बुक्स हमारे पास हैं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो समझो इसको. सबसे पहले सोर्स ऑफ लॉ है, साथ साथ लिखते भी जाओ ना, वही पुरानी वाली बात है. देखो, सोर्स ऑफ लॉ है, सोर्स ऑफ तफसीर है. ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ होली कुरान. मुसलमानों को हुक्म है कि वो होली प्रॉफिट की एग्जांपल्स को फॉलो करें, तो वो कहाँ से मिलेंगी? कुरान में तो इतनी डिटेल्स में नहीं है, तो हदीस में मिलेंगी होली प्रॉफिट की एग्जांपल्स. यानी कैसे उन्होंने अपनी लाइफ, और ये वही वाला पॉइंट है कि स्कॉलर्स जज दी सनद एंड मतन एंड डिवाइडेड द हदीस इनटू द 4 मेजर टाइप्स. ठीक है, और if it was not collected or compiled their efforts would have been lost. ये वही वाला पॉइंट है. ठीक है. इसी तरह weak narrators increased हुए after the prophets, after the companions time. ठीक है, तो इसलिए जरूरी हो गया कि कोई ऑथेंटिक कलेक्शंस हमारे पास हो ताकि हम कयामत तक के लिए धोखे ना खाएं. ठीक है, इसी तरह ये बात आ गई. ठीक है, इट सेव द हदीस फॉर एवर. सो हदीस मस्ट बी ऑथेंटिक. ठीक है, ये जरा लिखो, जल्दी से लिख लो ताकि हम फिर जो है वो आगे